नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू के अगले ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम उस ट्यूटोरियल के लिए मिले हैं जिसका शायद आप लोग पूरे साल आप लोग मेहनत करते हैं जिसके लिए, एंड दैट इज बोर्ड पेपर एनालिसिस ऑफ अकाउंटेंसी फॉर बोर्ड 2020। एक्चुअली 5 सेट होते हैं, 5 कोड्स होते हैं हमारे पास बोर्ड्स में। मेरे पास कोड नंबर 4 है जो बेसिकली यूपी, हरियाणा इन सब एरियाज में आता है। तो ये वाला पेपर मेरे पास है। मोर और लेस 70-75-80% पेपर जो है वो हर जगह सेम ही होता है। तो आइए, मेरे पास सेट 1 है उसका, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो दोस्तों मैं बोर्ड के 2-3 सेंटर्स के बाहर गया था। बच्चों का मैंने जो भी बच्चों का रिएक्शन था वो मैंने देखा था। काफ़ी बच्चे खुश थे, कुछ एक बच्चे डिसअपॉइंटेड थे कि पेपर लेंदी था। दोस्तों मैं पूरे साल भर आपको बोलता रहा, अपने स्टूडेंट्स को भी बोला, पढ़ाकू में आप बच्चों को भी मैंने बोला कि आपका पेपर अकाउंट्स का तो लेंदी होता ही है क्योंकि आप लोग कैलकुलेशंस में बहुत टाइम लगाते हैं। तो आइए, सेट 1 है मेरे पास और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन अ कंपनी plans to redeem its debentures out of profit, it should transfer minimum कितना परसेंट ट्रांसफर करते हैं दोस्तों? 100% ट्रांसफर करते हैं। अगर आप लोग 25% लिख के आए हैं तो आप लोग गलत हो गए हैं क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है आउट ऑफ प्रॉफिट। इफ दैट वाज आउट ऑफ कैपिटल 25% है, इस केस में 100%। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन, डैश कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। तो बताइए कौन सा कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? एंड द आंसर इज फिक्स्ड। सेकेंड का आंसर फिक्स्ड। स्ट्रेट 2 नंबर, बिल्कुल क्लियर। बहुत आसान पेपर, मेरे हिसाब से बहुत आसान पेपर था। लेंदी था थोड़ा सा, यस मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इट वाज, अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है उसके लिए आसान था ये। थर्ड क्वेश्चन, रिटायरमेंट के टाइम पर इफ फुल और पार्ट ऑफ द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड and there is no agreement among the partners, then the retiring partner will get, क्या मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को? ए ऑप्शन है इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन बैलेंस शीट, सेकेंड है ऑन द बैलेंस अमाउंट, सॉरी। सेकेंड है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड प्रपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द टोटल अमाउंट ऑफ द फर्म, एंड सी ऑप्शन है इंटरेस्ट एट द रेट 9%। तो आंसर है इसका बोथ ए एंड बी। तो आंसर डी है इसका, दोनों चॉइस ए एंड बी। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सा था, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, सेल ऑफ टिकट्स है 375, डोनेशन है 1,24,000, मैच एक्सपेंसेस है 10 लाख। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एंड द आंसर इज डी। क्या है डी ऑप्शन? कि भैया 5 लाख का मैच फंड लाइबिलिटी में जाएगा, उसमें सेल को प्लस करेंगे, डोनेशन को प्लस करेंगे, 9,99,000 आ गया। उसमें से 10 लाख तो माइनस कर नहीं सकते, तो 9,99,000 आप माइनस करेंगे और बचा हुआ 1,000 आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था हमारे पहले ट्यूटोरियल में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले में, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। लीजिए दोस्तों, फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ गया है। ठीक है जी। तो दिस इज द ब्यूटी दैट समटाइम्स व्हाट यू से कम्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड दिस वन मैंने आपको बताया था। खैर, उसके बाद तो ऑप्शन डी है इसका, बोथ बी एंड सी। जो अगला सवाल है आपके पास वो अनीता वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें अनीता, बबीता, और एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने हमारे सेट का क्वेश्चन पेपर डाल रखा है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बोर्ड का 4th जोन का सेट नंबर 1 है ये, हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा ये। अगला जो हमारे पास जो सवाल है वो है अनीता बबीता पार्टनर्स है, 3:1 की रेशियो है। सविता 1/5 शेयर के लिए फर्म में आती है और एक जर्नल एंट्री आपको दे रखी है और आपको बताना है न्यू रेशियो। गुडविल की जर्नल एंट्री दे रखी है दोस्तों, सविता टू अनीता टू बबीता, 24,000, 8,000, 16,000। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2 दिख रहा है, ओल्ड रेशियो इज 3:1, new partner is coming for 1/5 share and the sacrificing ratio of Anita and Babita is 1:2। तो अगर आप इन दोनों मेथड से, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके न्यू रेशियो निकालेंगे, इट इज़ 41:7:12 एंड द आंसर इज ए। इज इट क्लियर? आपको डायरेक्टली सिर्फ ए लिखना था। अगर आप सॉल्व करके दिखाते हो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन सीधा ए इज द आंसर। 6th क्वेश्चन आपके पास है अमल, बिमल, कविता 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:1 की रेशियो है। बिमल रिटायर होता है और अमल और कविता को गुडविल का शेयर मिलता है 3,600 रुपये और 3,000 रुपये। शेयर ऑफ प्रॉफिट उसने कहा है 3,600 रुपये, 3,000 रुपये। गेनिंग रेशियो ऑफ अमल एंड कविता इज, अरे भैया 36,000 to 3,000 एंड द आंसर इज 6:5। सी इज द ऑप्शन।
तो अभी तक पेपर जो है बहुत क्लीन है, बहुत क्लियर है, बहुत आसान सा पेपर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद और एनालिसिस बताऊंगा मैं आपको। 7th क्वेश्चन, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ, स्ट्रेट ऑन 11th क्लास वाले बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होता, नहीं है तो दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहा था मैंने आपको। 8th क्वेश्चन, आव्या, दिव्या, कविता 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, और उन्होंने अब रेशियो चेंज करी 4:3:2। गुडविल है 90,000, आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है। इट इज ऑब्वियसली गेन डेबिट सैक्रिफाइस एंड द आंसर इज डी, आव्या टू काव्या 10,000। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 9। मोहित, शोभित और रोहित 3 पार्टनर्स है, 2:1 की रेशियो है। रोहित भाई को गारंटी मिली है 14,000 की और फर्म ने 20,000 का प्रॉफिट कमाया है, और आपको बताना है कि डेफिशिएंसी कितनी है। तो दोस्तों बड़ा ये दिमाग में कर देते हैं। 20,000 2:1 की रेशियो में बांटोगे तो कितना हो गया, 10,000 5,000 5,000। तो आखिरी वाले भाई को सिर्फ 5,000 मिले, लेकिन उसको कितने मिलने थे, 15,000 मिलने थे, राइट। तो आप उसे कितना और दोगे, 9,000। अच्छा अभी एक बात बताओ, ये 9,000 किस रेशियो में बटेगा? रेशियो गिवन नहीं होती तो 2:1 है ना, 1 को छुपा दो तो रेशियो क्या बची, 2:1। तो 9,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1। तो कितना माइनस हो गया, 6,000 एंड 3,000। तो पहले वाले को कितने मिल रहे थे, 10,000, उसमें से कितना माइनस कर दो, 6,000। अगले वाले को कितना मिल रहा था, 5,000, उसमें से 4,000 माइनस कर दो, हाँ कि ना। हालांकि इतना जाओ ही मत, कितना सेक्रीफाइस बियर करेंगे, 6,000 एंड 3,000। दिस इज द आंसर। तो व्हाट इज द डेफिशिएंसी बोर्न बाय मोहित एंड शोभित, इट इज 6,000 एंड 3,000। इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मूविंग ऑन, 10th क्वेश्चन है हमारे पास। Which of the following is not a purpose of securities premium? सिक्योरिटी प्रीमियम का कौन सा पर्पस नहीं है दोस्तों? सबसे पहला आपके पास, सबसे पहला पर्पस फुली पेड बोनस शेयर्स है। दूसरा वाला पार्टली पेड बोनस शेयर्स नहीं है। लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, यार फुली पेड तो है, पार्टली है कि नहीं है। चलो सोचते हैं जरा। अगर आप सी और डी ऑप्शन पढ़ेंगे, बायबैक ऑफ शेयर्स है और राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो प्रीमियम का काम होता ही है। सो द आंसर ऑब्वियसली इज बी। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ द सीबीएसई बोर्ड ट्विस्ट्स यू। ठीक है, क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें दे रखी हैं और आपको बच्चों वाली चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स है 14 लाख, आउटसाइडर्स लायबिलिटी है 4 लाख, प्रॉफिट है 1.5 लाख का, एनआरआर है 10%। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। 14 लाख माइनस 4 लाख, ऑप्शन इज ए 10 लाख। तो सर ने प्रॉफिट का और 10% का क्या करना है भाई? आपको पागल बनाने के लिए सीबीएसई ने ये गेम खेला था और कई बच्चे इसको यूज करके आ गए, पता नहीं कैसे, बट द आंसर इज 10 लाख। 12th क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स बिल्कुल क्लीन है, इसका बी है आंसर। इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, ऑब्वियस सी बात है। अगला है मेरे पास 13th क्वेश्चन, व्हेन बिजनेस ऑफ अ फर्म बिकम्स इलीगल द वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज। अब ये एक बहुत एक नंबर का क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कुछ भी लिख के आ गए हैं, बट द आंसर इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर आपने ये लाइन कोट करी है तो आपको 1 में से 1 मिलेगा, नहीं तो दोस्तों और कुछ भी आपने लिखा है यू वोंट गेट एनी मार्क्स, बिकॉज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट जो है वो आपके डिसोल्यूशन का एक तरीका होता है। तो यू हैव टू कोट दिस लाइन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है दोस्तों, 14वां सवाल। अब 14वें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला वाला क्वेश्चन है वो 3 नंबर के हैं, डिवेंचर्स के हैं। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है वो भी आसान है, दूसरा वाला क्वेश्चन भी आसान है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको रिडम्पशन की एंट्रीज करनी है 6, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री करनी है, तो वो हो जाएंगे 3, 3, 6 और एक साथ 7 एंट्रीज हो जाएंगी। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कर सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर मैं एनालाइज करूं तो आपके पास 50 लाख के डिवेंचर्स है, तो 50 लाख का आपको डीआरआर बनाना है 25%। 50 लाख का 25% होता है 12,50,000 और डीआरआर पहले से ही है आपके पास 5 लाख, तो कितना और बनाएंगे आप? 7.5 लाख का आप डीआरआर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगली एंट्री में आप डीआरआई परचेज करते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आप परचेज करते हैं। कितना बताओ? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स विच इज व्हाट? 50 लाख का 15% 7,50,000, तो डीआरआई भी 7,50,000 का ही बनेगा। रिडम्पशन की सारी एंट्रीज हो गई। एंड में आप डीआरआर टू जनरल रिजर्व जो एंट्री पास करते हैं उसका आंसर है 12.5 लाख। 7.5 अभी जो आपने बनाया और 5 पहले से ही था। तो बस यही एक हल्की फुल्की सी गलती है जो बच्चा कर सकता है, उसके अलावा तो मुझे लगता है कि बाकी सारा आसान ही था इसका। जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, वो है 4,000 12% डिवेंचर्स हैं 100 रुपए के, 2 बारी में हाफ ईयरली में आपको इंटरेस्ट पे करना था, टीडीएस भी दे रखा 10% और आपको एंट्रीज पास करनी है दोस्तों। तो ये बहुत आसान है आपका।
4,000 इंटू 100, 4 लाख के आपके डिबेंचर्स हैं, 4 लाख का 12% आधे साल के लिए, 4 लाख का 12% आधे साल के लिए 24,000 का इंटरेस्ट है। तो जो एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट 24,000 टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। टीडीएस पेबल में 24,000 का 10% 2400 और 24,000 में से 2400 माइनस करेंगे तो 21,600 आपके डिवेंचर होल्डर में आएगा। उसके बाद डिवेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस पेबल टू बैंक, उसके बाद यही सारी एंट्री साल के अंत में रिपीट होंगी एंड देन फाइनली एंट्री वुड बी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट पूरे 48,000। अगर आपने ये सब कुछ कर रखा है तो 3 में से 3 नहीं दोस्तों दिक्कत है। साथ में नरेशंस वगैरह प्रॉपर्ली डालनी चाहिए और फॉर्मेट्स वगैरह प्रॉपर्ली बनाने चाहिए आपको, ठीक है, और डेट्स वगैरह दैट्स क्वाइट मैंडेटरी एंड ऑब्वियस, राइट। तो वी आर डन विद 14 क्वेश्चंस और 1 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। 15th क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत आई थी, सर 15th क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ये है वो है। कुछ नहीं है दोस्तों, बेसिक, बहुत आसान। इसका आंसर इस 3,50,000 प्रिसाइजली। मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ, आंसर इस 3,50,000। तो अगर आपका आंसर सही है तो मुबारक हो, लेकिन अगर आपका आंसर गलत है तो दोस्तों बेसिक फंडामेंटल चीज़ आप मिस कर गए। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या है। बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत होता है परचेज पेड वगैरह का कॉन्सेप्ट वगैरह बच्चे पढ़ते हैं। तो स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, एडवांसेस दे रखे हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2,50,000 का दे रखा है आपको और 1,50,000 आपने पे कर दिया क्रेडिटर्स को। तो कुछ भी नहीं, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कुल मिला के आपके पास 4 लाख हो गया। उसमें आप ओपनिंग स्टॉक को प्लस, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस, ओपनिंग एडवांसेस को प्लस, क्लोजिंग एडवांस को माइनस और ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को आप प्लस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 3,50,000। ये बिल्कुल बेसिक सीटर क्वेश्चन है। 2,50,000 1,50,000 अलग अलग इसलिए कर रखा है ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। कुछ बच्चे हो भी गए थे, ठीक है जी, आपको नहीं होना। एंड द आंसर इज 3,50,000 रुपए, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स थे, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो आपके पास्ट एडजस्टमेंट का है। मैंने आपको बोर्ड स्टार्ट होने से पहले भी बताया था मैंने आपको कि पास्ट एडजस्टमेंट कुछ साल से नहीं आया तो चांसेस हैं, हियर इट इज, पास्ट एडजस्टमेंट आ गया है। मैं बेटे अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं ऑब्वियसली नीचे वाला पार्ट करूँगा क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है वो बहुत आसान भी और बहुत जल्दी भी हो गया था, ठीक है। बट ठीक है, अगर आप खतरों के खिलाड़ी टाइप्स हैं तो आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ए बी हमारे पास पार्टनर्स है, 3:2 की रेशियो है, कैपिटल्स आपको दे रखी है 165, 500 एंड 127, 600। नाउ द पॉइंट इज देयर कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2018, मतलब साल के अंत की बात चल रही है यहाँ पर, और साल के अंत की बात मतलब क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखा है। एंड व्हेन यू आर गिवन क्लोजिंग कैपिटल तो आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, ओपनिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। प्रॉफिट 50,000 का आपने बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% आपने दे दी, साल के दौरान 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर और बी की ड्रॉइंग्स है 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रिगार्डिंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। आपको वर्किंग नोट के साथ आपको ये सारी एंट्रीज पास करनी है। दोस्तों सबसे पहली बात, आप लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस कर रखे हैं। क्लोजिंग कैपिटल में आप प्लस करते हैं ड्राइंग्स को और माइनस करते हैं प्रॉफिट्स को ओपनिंग कैपिटल के कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज हो गया तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी ऐड बैक करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 15,000 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 7.5/12, यही तो कर रखा होगा आपने, ठीक है। तो ये आपने उन्हें उनसे ले रखा है तो ये उनको आप प्लस करेंगे 4,500 एंड बी का 40,000 का 12% टाइम पीरियड नहीं दे रखा आधे साल के लिए 24,000 आ गया आपके पास। तो ये सब करके आपकी जो ओपनिंग कैपिटल आएगी वो आएगी तकरीबन 2 लाख और 1,50,000, ठीक है। उसके बाद फिर आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और एडजस्टमेंट टेबल में वही ए बी फर्म। इंटरेस्टिंग पार्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो आपने गलती से दे दिया तो आप उसको क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स में, ठीक है जी, गलती से दे दिया था ना, वो आपको क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होगा, वो भी आप क्रेडिट करेंगे और फिर जो लॉसेज आएंगे वो पार्टनर्स के बीच में 3:2 के रेशियो में आप बांट देंगे। सो द एंट्री इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 140। अगर आपने कर रखा है तो आप सही हैं दोस्तों, नहीं तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है जी, पक्का श्योर। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी प्लस होगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट टेबल या एनालिटिकल टेबल जो भी आप कहते हैं उसमें। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखिए 90,000 का प्रॉफिट है तो आपको एंट्रीज पास करनी है। तो पहली एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 90,000। अगली एंट्री क्या है कि आप उनको अब स्टेप बाय स्टेप चलिए, सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी,
पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू अरुण्स करंट अकाउंट, टू शोभास करंट अकाउंट, टू युवराज करंट अकाउंट। मानता हूं कि आपके पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है जी, सीधा मैं आंसर्स की तरफ जा रहा हूं दोस्तों। तो अगर ये देखिए सैलरी की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स सैलरी टू अरुण्स करंट, टू शोभास करंट, टू युवराज करंट, 60,000 बटेगा 20,000 20,000 20,000 में, और फिर उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी 60,000 60,000। मतलब आप सैलरी दे भी रहे हैं और साथ ही साथ राइट ऑफ भी कर रहे हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे भी रहे हैं और साथ ही साथ राइट ऑफ कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अरुण्स करंट, टू शोभास करंट, टू युवराज करंट, यही वाली एंट्री होगी। और उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड में आपके पास 10,000 रुपीज का प्रॉफिट बच जाएगा, उसकी एंट्री इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अरुण्स करंट अकाउंट, शोभास करंट अकाउंट, युवराज करंट अकाउंट। 3:1 की रेशियो में आप बांट देंगे 6,000, 2,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। तो 10,000 का प्रॉफिट है जो आपको बांटना है। कई बच्चे यहाँ पर अकाउंट बना आए, दोस्तों आप गलत हैं, आपको एंट्रीज पूछा गया तो आपको एंट्रीज ही पास करनी है। 17th क्वेश्चन। अब दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का, कई बच्चे कह रहे हैं सर ये बहुत अनफेयर हो गया, 4 नंबर का इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ये मानिए बेटे आधे पेज से ज्यादा का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है जी। 4 नंबर का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, सर आप क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार, पढ़ते पढ़ते 4 नंबर मिल जाएंगे, इतना छोटा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है सिर्फ आपको प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से क्वेश्चन में और एक एक एस्पेक्ट को देखिए, बैंक और कैश का कुछ नहीं करना आपको, सब्सक्रिप्शन का कुछ नहीं करना, क्योंकि नीचे दे रखा है 225 मेंबर 1,000 रुपए आपको दे रहे हैं तो 2,25,000 आपका सब्सक्रिप्शन आ गया। लॉकर रेंट आपका इनकम है, 10,000 का फर्नीचर आप 15,000 का बेच रहे हैं तो 5,000 का आपका प्रॉफिट है। बिल्डिंग फंड का आपको कुछ नहीं करना, लाइफ मेंबरशिप का कुछ नहीं करना, एडमिशन फीस आपकी इनकम है, ऑनरेरियम आपका खर्चा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका एसेट है तो फिलहाल कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली का खर्चा होता है, और कैश बैंक और फिक्स डिपॉजिट। अब बच्चे कहीं कह रहे हैं सर फिक्स डिपॉजिट 7%, इसका इंटरेस्ट भी तो आएगा। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट जो है वो आपने साल के अंत में करा है, फिक्स डिपॉजिट आपने साल के अंत में आपको दे रखा है कि ये आपके पास है, तो आप इसमें कुछ भी अजम्पशन ले सकते हैं कि अज्यूमिंग दैट फिक्स डिपॉजिट वाज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने अपने काम को आसान बनाने के लिए मैंने मान रखा है कि फिक्स डिपॉजिट साल के अंत में किया हुआ है तो इसीलिए इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आपने ये अजम्पशन मान रखी है, हो सकता है साल के बीच में एफडी कर रखी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा आप नहीं मान सकते, आप छोड़ो इंटरेस्ट को, ठीक है। तो इस लिहाज से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। और सेकंड जो एडजस्टमेंट है हमारे पास वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में डेप्रिसिएशन लगना है 15% के हिसाब से, और 1/10/2018 को खरीदा है तो दोस्तों 40,000 का 15% आधे साल के लिए 3,000 का आपके पास डेप्रिसिएशन भी है, मेकिंग योर सरप्लस एज 1,38,000। ठीक है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। दोस्तों एनपीओ के बाद जो अगला क्वेश्चन आया है, तो एनपीओ आई बिलीव आपको क्लियर होगा, 17वां क्वेश्चन था। 4-5 चीजें लिखने के आपको 4 नंबर मिल रहे थे, इससे आसान आपको नहीं मिल सकता एनपीओ का क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन आपको दे रखा है और 18 क्वेश्चन ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन दोस्तों, ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन। इसमें इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे, बच्चों को लगा यार कुछ ना कुछ धमाकेदार आने वाला है, और एंड में देखा था कि कुछ भी धमाकेदार नहीं था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बार डेथ का क्वेश्चन है, XYZ पार्टनर्स हैं, 2:1 की रेशियो, और भैया 24 जून को मर रहा है। अब दोस्तों अब सीन क्या होता है कि आप लोग को ये सिखाया गया होगा आपके कोचिंग्स में, स्कूल में, या कई बुक्स में भी दे रखा है कि 12 जून को अगर मर रहा है तो डेज लगेंगे 73/365, ये आपको पता है। लेकिन यहां पर तो भाई साहब मर रहा है 24 जून को, तो नंबर ऑफ डेज अपॉन 365 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो बहुत भारी टास्क है आपके लिए, हाँ कहना। लेकिन यहां पर 24 जून का नंबर ऑफ डेज का कुछ करना ही नहीं है मुझे इस पूरे क्वेश्चन में। तो दिस इज ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन। उसका दे रखा है वाई के डेथ के टाइम पर गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,20,000, तो उसका आपको करना है गेन डेबिट सेक्रीफाइस XZ टू वाई। वाई में आ जाएगा 48,000 और XZ में 2:1 की रेशियो में बढ़ जाएगा 24,000 एंड 32,000 एंड 16,000। उसके बाद वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स पिछले साल की तरह 15 लाख, प्रॉफिट है 3 लाख का, और इस साल की अब तक की सेल्स है 2 लाख। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख अपॉन 15 लाख, एंड द आंसर इज 40,000। ठीक है, उसका दे रखा वाई के एग्जीक्यूटर में हम लोगों ने 1,75,000 ट्रांसफर कर दिया, मतलब आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, दे रखा है भाई 75 ट्रांसफर कर दिया। वाइस कैपिटल टू वाइस एग्जीक्यूटर 1,75,000, और आपने 15/7 को उसको पेमेंट भी कर दी, तो बाकी सबकी डेट्स 24/6 है, और 15/7 को आपकी एंट्री है वाइस एग्जीक्यूटर टू कैश या बैंक 1,75,000। अब क्या बेटे 4 एंट्री लिखने के आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, तो 4-4 नंबर वाले 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत स्ट्रेट थे, बहुत क्लियर थे।
ठीक है जी। तो आसानी से आप स्कोर कर सकते थे, ठीक है। हालांकि पेपर एनालिसिस करने के बाद तो बच्चों को लगता ही है कि यार ये तो आसान था। बाकी पेपरों के लिए भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर एक आध क्वेश्चन आपके अगर ऊपर नीचे हो गए ना तो टेंशन मत लेना, ठीक है जी। बिकॉज अगर आपके 1 नंबर के 2 क्वेश्चन भी गलत हो गए, 100 में से 98 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। मॉरली अपने आप को डाउन मत कर देना, 100 में से 98 सीरियसली बता रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। इस चीज़ को दिमाग में बैठाना, मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं ज़रा। 19th क्वेश्चन, हरीश और गोपाल आपके पास क्वेश्चन है, भैया मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सीधा देखो यार, मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और कुछ भी नहीं करना मुझे। तो आप क्या करेंगे, आपने डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लीज होल्ड, प्रीमाइसेस आपने ट्रांसफर कर दिए, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गोपाल की वाइफ का लोन आपने ट्रांसफर कर दिया है, सब कुछ ट्रांसफर कर दिया होगा। पहला पॉइंट, गोपाल एग्रीज टू पे हिज वाइफ्स लोन, को दिक्कत नहीं है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस रियलाइज 1,50,000, डेटर्स 12,000 लेस का मतलब है 76 माइनस 12 इज व्हाट 64,000 मुझे मिल गए हैं। हाफ क्रेडिटर्स ने फर्नीचर लेके चला गया, नो एंट्री, बाकी बचे हुए, अच्छा 36,000 का था, कितना 18,000, ठीक है 18,000 बच गए। दे एग्री 10% लेस, तो 18,000 का 10% 1800, तो कितने बच गए 16,200 मैंने कैश पे कर दिया है। अगला ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड पॉइंट अगेन, 50% स्टॉक वाज टेकन बाय हरीश। अगर बच्चों ने सिर्फ यहीं तक पढ़ा है तो उन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट के स्टॉक ना रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में उन्होंने हरीश के नाम से डाल दिया होगा। बट ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन बाय हरीश ऑन पेमेंट बाय चेक ऑफ 90,000। तो एक बात बताइए, नॉर्मल सेल है या एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है? दोस्तों ये एक नॉर्मल सेल का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन होता 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय हरीश फॉर 90,000, तो आप क्या करते, रियलाइजेशन के क्रेडिट में हरीश के नाम से 90,000 डाल देते। बट दिस इज नॉट द केस। इन दिस केस 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय हरीश ऑन पेमेंट बाय चेक ऑफ 90,000। इट इज नॉर्मल सेल ऑफ एसेट, ठीक है। एंड रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज 94,000, तो स्टॉक को बेचने से 94 प्लस 90 1,84,000 आ रहे हैं आपके पास। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 गोपाल ने फर्म के बिहाफ में पे कर दिया, तो रियलाइजेशन के डेबिट में गोपाल के नाम से आ जाएगा आपके पास 10,000, और आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा है 11,800 रुपये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पेमेंट करने की बात नहीं करी गई है, तो आप उसको भी पे कर देना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है आपके पास 11,800 रुपये, ठीक है। मानता हूं कि आप लोग सारे के सारे ठीक जा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके और में आपके पास क्वेश्चन आया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जो अगेन बहुत आसान था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको प्रॉफिट दे रखा है 7,06,750 का, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, सैलरीज दे रखी हैं, और गीता का लोन का इंटरेस्ट दे रखा है आपको। अगर नहीं दे रखा तो 6% मानते, लेकिन यहाँ पर दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ड्राइंग्स के पॉइंट्स है बेटा। ड्यूरिंग द ईयर सुधा ने 50,000 ड्रॉ करा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा, 50,000 इंटू 4 इंटू 12% इंटू एंड ऑफ द क्वार्टर, तो 4.5/12। अच्छा, अगला है नरेश, 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, 50,000 इंटू 2 इंटू 12% इंटू 9/12, और आखिरी वाला 70,000 इंटू 2 इंटू 12% इंटू 3/12। तो ये आपके सुधा, नरेश और गीता के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थे, विच इज 9,000, 9,000 एंड 4,200 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारे पास 75,000 का 9%, टाइम पीरियड मुझे नहीं दे रखा तो मुझे पूरे साल का लेना पड़ेगा, दैट इज व्हाट 6750। तो 7,06,750 में से मैं 6750 माइनस करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस 7 लाख का आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे पास 22,500 का आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के हिसाब से मैं कंसिडर करूंगा तो मेरे पास आएगा 54,000, 36,000, 18,000 रिस्पेक्टिवली। सैलरीज है 30,000 पर मंथ, तो पूरे साल की होगी 3,60,000। नरेश की 40,000 पर क्वार्टर, तो पूरे साल की हो गई है 1,60,000 रुपए। एंड प्रॉफिट्स जो है वो 5:3:2 के रेशियो में बटेंगे। प्रॉफिट्स इज 94,200। तो अगेन थोड़ा सा ये मेहनत वाला क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। मूविंग ऑन, 20th क्वेश्चन, डिवेंचर्स। इस साल के डिवेंचर्स इतने प्यारे आए थे। डिवेंचर हर साल के ही प्यारे आते हैं, रादर इस साल की बात नहीं है, हर साल के ही डिवेंचर्स के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। बच्चे बेफालतू में हाइप्ड अप होते हैं कि यार डिवेंचर है, पता नहीं क्या हो गया डिवेंचर। लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है दोस्तों, डिवेंचर का ही है। चलिए आगे देखते हैं जरा।
आपको एंट्रीज पास करनी है, हर केस में 2-2 एंट्रीज होंगी। पहला वाला केस है आपने लोन लिया और आपने कोलेटरल दिया है, तो एंट्री इज बैंक टू बैंक लोन 1,60,000 एंड डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर 2 लाख आपने 1012% डिबेंचर इशू करें 10% के प्रीमियम में, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1000 इंटू 110 1000 इंटू 110 जितना भी आ रहा है। डिबेंचर एप्लीकेशन 1000 इंटू 110, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1000 इंटू 5, टू परसेंटेज डिबेंचर 1000 इंटू 100, सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 इंटू 10, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1000 इंटू 5। बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। और लास्ट नंबर पे मुझे दे रखा है मशीनरी खरीदी है और मैंने उसको 15% प्रीमियम पे रिडीम करा है। मशीनरी टू बीटा 4,60,000, बीटा टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड इन दिस केस नंबर ऑफ डिबेंचर्स वर टू बी शोन। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 4,60,000 डिवाइडेड बाय 115 एंड द आंसर 4,000 डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों शेयर्स डिबेंचर्स का। मूविंग ऑन, शेयर्स के दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान हैं दोस्तों। अगर मेरे सामने ऑप्शन होता तो मैं करता, आपको पता है मैं कौन सा करता, मैं करता ऊपर वाला क्वेश्चन, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है जिसमें मैं फंस सकता था अगर मैं 12th क्लास में हूं तो। ठीक है, एक पॉइंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा वो पॉइंट क्या है। खैर, 21वें क्वेश्चन में बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका कैपिटल रिजर्व मैंने कैलकुलेट किया था, कैपिटल रिजर्व उसका आ रहा है 800 रुपीज। ठीक है, ऊपर वाले का। तो अगर आपका 800 है तो मुबारक हो दोस्तों, अगर 800 नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी एंट्रीज हैं, आपको 6-7 तक मिल जाएंगे, लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व 800 है तो आपका एकदम सही है। और उसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, अगर आप 19th पेज में जाएं क्वेश्चन पेपर के और आप बस पास नेसेसरी जर्नल एंट्री के ऊपर वाली लाइन पढ़ें, द सेकेंड कॉल वॉज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उससे भी थोड़ा ऊपर जाओ, द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 13 फुल्ली पेड अप। उसके बाद दे रखा है सेकेंड कॉल मैंने मंगवाया और उसके बाद मुझे सारे पैसे मिल गए। तो सीन पता है क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ आप मंगवा रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगवा रहे हैं, कोई इंसान आपको पैसे नहीं दे रहा है, आपने उसके शेयर्स फोरफिट कर दिए और उसको फुल्ली रीइश्यू कर दिया। ठीक है, अब सवाल यह है कि जब आप सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो आप कितने लोगों से पैसे मांगेंगे, सबसे पैसे मांगेंगे या उस 6,000 को आप माइनस कर देंगे? एंड द आंसर इज उस 6,000 को आपको माइनस करना है, बिकॉज आपने उससे सारे पैसे मंगवा तो लिए। अब क्या उसको आप दोबारा ड्यू करोगे? नहीं दोस्तों, आप दोबारा ड्यू नहीं करोगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 6 लाख और 6,000 मैंने फोरफिट करे और रीइश्यू करे। तो मैं अब पता कितने 5,94,000 वालों से मैं मंगवाऊंगा, जो भी बैलेंस 6 रुपये शायद बैलेंस आ रहा है, मैं उतने पैसे मंगवाऊंगा 5,94,000 से। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जहां पर बच्चा हो सकता है गलत हो जाता। हाउएवर इसके अलावा बाकी सारा का सारा केस बड़ा आसान है। और एक चीज़ और, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ आ रहा है और क्वेश्चन वाला बोल रहा है फर्स्ट कॉल में पैसे डालने हैं, तो शेयर फर्स्ट कॉल नाम मत डाल देना, कॉल्स इन एडवांस नाम डालना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत थी। खैर, 22वां क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए, 22वें क्वेश्चन में एडमिशन है, रिटायरमेंट है। एडमिशन में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और रिटायरमेंट में आपको रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और सिर्फ बैंक अकाउंट बनाना है, आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी। तो आइए जरा देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन में। रिपीटेडली मैंने ये वाली बात पूरे साल में, हर साल रादर इसको एम्फेसिस करता हूँ कि डेटर्स, प्रोविजन और इसका जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है हमेशा। और ये एडमिशन में भी था और रिटायरमेंट में भी था, इसका मतलब आप बच नहीं सकते आप इस पॉइंट से इस साल। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 2 देखते हैं जरा एडमिशन वाले क्वेश्चन का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 पेड ऑफ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। अच्छा एक बात बताओ, डेटर्स है 95,000 के और प्रोविजन दे रखा है आपको 7,000 का। 5,000 आप राइट ऑफ कर रहे हैं तो अब आपके डेटर्स हो गए 90,000 के और आपका प्रोविजन हो गया 2,000 का, और अब आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। तो 90,000 का 5% कितना होता है दोस्तों? 4,500। और कितने का प्रोविजन बन रखा है फिलहाल? 2,000 का। तो आप 2,500 का प्रोविजन और बनाएंगे। तो एंट्री इज रीवैल्यूएशन टू, पहली बात जो बैड डेट वाली एंट्री है वो है बैड डेट टू डेटर्स और फिर प्रोविजन टू बैड डेट 5,000। ठीक है, अगली एंट्री जो है दैट इज रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन 2,500। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है।
कि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्योंकि अच्छे हैं, अच्छे खासे हैं, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लायबिलिटी 60,000 एस्टिमेट करी गई है। पहले मेरे पास 55,000 था, 55,000 से 60,000, तो जो इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 55,000, रिवैल्यूएशन 5,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी 60,000। इसके अलावा बाकी पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी और ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। जो नीचे वाला क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैंक वाला जो है, हालांकि मैंने पूरा क्वेश्चन किया नहीं है, ये वाला पूरा लिखकर नहीं देखा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ था नहीं इसमें भी। बैड डेट्स आपके पास 4,000 के थे, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेटर्स है 45,000 और प्रोविजन है 5,000, तो बैड डेट्स कितने के हो गए आपके, डेटर्स कितने के हो गए आपके 41,000 और प्रोविजन कितने का हो गया आपके पास 1,000 का। और अब आपको 10% बनाना है, तो 41,000 का 10% होता है 4,100 और पहले से कितना बन रखा है 1,000, तो कितने और बचे 3,100। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये इतने आसान कॉन्सेप्ट हमें पूरे साल इतना मुश्किल लगा। दोस्तों तभी आपको हमेशा मैं एम्फेसिस करता हूँ क्वालिटी स्टडीज में आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स में ध्यान दीजिए। और बच्चे मानते नहीं हैं लेकिन आप रट नहीं सकते अकाउंट्स को, और यही एकमात्र सच्चाई है, इस चीज़ को आप जान दीजिए, ठीक है। तो आपके पास अब आपको प्रोविजन बनाता है सिर्फ 3,100 का और बैड डेट वाली कोई दिक्कत वाली बात, रिवैल्यूएशन में उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। रिजर्व आपके पास 6,000 का था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन और लाइबिलिटी है 1,500 की, तो 4,500 जो है वो अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो बट जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। तो इसी के साथ आपके पूरे के पूरे जो आपका पार्ट ए है, जो 22 क्वेश्चंस हैं वो आपके खत्म हो गए हैं। उसके बाद आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद पार्ट बी में, अच्छा पार्ट बी में आपके पास क्विक रेशियो दे रखा है 0.5:0.75 एंड कैश सेल्स आपको दे रखे हैं 5,000, इससे इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज। एक बात बताइए, क्विक रेशियो दे रखा है और कैश सेल्स हो रही है, तो एक बात बताइए कैश सेल्स का मतलब कैश आया और स्टॉक गया, लेकिन स्टॉक तो क्विक रेशियो का पार्ट ही नहीं होता। तो बेसिकली कैश आया आपके पास, न्यूमरेटर आपका बढ़ गया तो द रेशियो विल इंक्रीज। यहाँ पर गिव रीजन भी दे रखा है, तो आपको लिखना है सिंस द न्यूमरेटर हैज इंक्रीज्ड hence the entire ratio will increase। और अगर आप और ब्यूटीफाई करना चाहते थे अपने आंसर को, तो आप ये भी बोल सकते थे in this case cash is coming and stock however is going but it's not part of quick ratio, hence there is an inflow of cash, या फिर the quick assets has increased hence the ratio will increase। fine। employee benefit expenses क्या इंक्लूड करता है, बोनस इशू करता है, इंक्लूड करता है। 25वां क्वेश्चन, which of the following is not a limitation of analysis of financial statement। अब अगर आप इसमें दिमाग लगाएं तो आंसर इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल, क्योंकि ये लिमिटेशन है ही नहीं, ये तो आपका एक एडवांटेज है। तो विच ऑफ, तो ये है कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 था। 26 क्वेश्चन, ये अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस कौन से हेड में आता है दोस्तों, आप बताइए कौन से में आता है, करंट लायबिलिटीज, एंड द ऑप्शन इज ए करंट लायबिलिटीज। 27 क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लिस्ट एनी two item other than cash in hand and checks in hand that is presented under cash and cash equivalent। देखिए तीन चीजें जो बड़ी ऑब्वियस हैं, वो दो तो दे ही रखी है, कैश इन हैंड और चेक्स इन हैंड। एक आपके पास बैंक बैलेंसेस भी होता है और एक आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती हैं। 29th क्वेश्चन इज while preparing cash flow statement, अगर आपने बैंक से पैसे निकाले हैं तो this is what, inflow outflow no flow, obviously this is no flow of cash because bank and cash are both parts of cash and cash इक्विवेलेंट। तो जो 30th क्वेश्चन है दोस्तों, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको 6 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 3 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25%, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है अगर ओपनिंग स्टॉक इज 25% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो बहुत आसान सा है, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू 0.25 आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज 2,40,000 एंड ओपनिंग स्टॉक इज 60,000। बहुत आसान था, क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 एंड ओपनिंग स्टॉक इज 60,000 रुपए, क्योंकि बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। 30th क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दोस्तों कभी कभार तो मन करता है मेरा कि मतलब जो बताए हुए क्वेश्चन जब आ जाते हैं दोस्तों, तो एज अ टीचर हमें भी बड़ी खुशी होती है कि चलो ठीक है, पूरे साल में जो हमने बताया बच्चों को वो भी आया है, एंड दिस इज वन सच क्वेश्चन। बहुत एम्फेसिस था मेरा इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है 6 लाख, 10% डिबेंचर दे रखा है 8 लाख का, टैक्स दे रखा है 40%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना था और उसमें आपको इंटरेस्ट ऐड करना था।
ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका है 10 लाख, 6 लाख अपॉन 60%, और फिर उसमें आप 80,000 और ऐड करेंगे तो 10,80,000 डिवाइडेड बाय 80,000 एंड द आंसर इज 13.5 टाइम्स। 31st क्वेश्चन कंपैरेटिव कॉमन साइज है दोस्तों। ये बहुत आसान से बेसिक से क्वेश्चंस है, मैं मानता हूं कि इसमें आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई होगी। और 32nd क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कई बच्चों के लिए बहुत भयानक और कई बच्चों के लिए बहुत इजी। इस साल चाहे दिल्ली हो चाहे आउटसाइड दिल्ली हो, 2 सेट्स देखे मैंने, कोड जो मैं आपको बता रहा था, कोड नंबर 4 जो हमारे यूपी एरिया का है और कोड नंबर 5 जो दिल्ली में आता है, तो मैंने ये दोनों के दोनों एनालाइज करा और इस दोनों में इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा था। अब जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है आपको, जबकि आपको दे रखा फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2,32,000 है, ठीक है। तो बच्चों का सवाल है कि सर हमें क्या ये वाली एक्टिविटी को प्रेजेंट करना था कि नहीं करना था। देखिए दोस्तों, एक आध मिनट है अगर आपके पास तो यार प्रेजेंट कर दो ना, क्या दिक्कत वाली बात है। जैसे दिल्ली में जो पेपर आया था उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वैल्यू दे रखी थी, तो कर दो प्रेजेंट, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो भैया कुछ तो कर ही दो ना, तो आप कर दो इसको प्रेजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दे रखा है मुझे शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 2 में 12% डिवेंचर दे रखा है, तो 9 लाख का 12% आपको कंसिडर करना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है विच इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4 प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखे, तो इसका अकाउंट बनेगा आपका। टेंजिबल एसेट नोट नंबर 5 मशीनरी का डिफरेंस इज परचेज एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। इंटेंजिबल एसेट इसका जो डिफरेंस है वो राइट ऑफ वाला पॉइंट है। अगला है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने परचेज करा है, करंट इन्वेस्टमेंट आज पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्रीज इंक्रीज डिक्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बहुत आसान सा पॉइंट है और इसका जो आंसर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 7,21,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 8,13,000 का नेगेटिव और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का 2,32,000, मेकिंग नेट कैश फ्लो एज 1,40,000। इसमें आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे 2,40,000 और आपके बराबर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज 3,80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स करंट इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। मेरे हिसाब से इजी के बेसिस में मैं 10 में से इस पेपर को दूंगा 8, क्योंकि ये पेपर बहुत इजी था। एक आध 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़े ट्रिकी थे, एमसीक्यू एक्सपेक्टेड था ट्रिकी आएगा और एक आध क्वेश्चन बीच में ट्रिकी था, तो मैं इजी के बेसिस में मैं इसको 8 दूंगा। चलिए ये तो हो गया है अकाउंट्स। मेरी बात मानो, अब पेपर अकाउंट्स का रखो साइड में, अकाउंट्स की सारी किताबें रख दो साइड में एंड नाउ फोकस ऑन योर इकोनॉमिक्स भाई, क्योंकि अगला 13 तारीख को इको का पेपर है, तो जाओ और इकोनॉमिक्स पढ़ो, ठीक है जी। और हम लोग अरिहंत में बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज को भी अपलोड करने वाले हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।